घनश्याम तुळशीराम यादव, आफ्रोचा सचिव। हे आमचं सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचं मागील 21 महिन्यापासून त्यांना निवृत्ती पेन्शन ग्रॅज्युटी हे मिळालेले नाही आहे। त्याच्यामुळे हे उपोषण सुरू झालेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्यांना हे सगळं मिळावं त्यासाठी हे आज पत्रकार परिषदसुद्धा आम्ही घेण्यात आलेली आहे। त्या जवळजवळ आमचे हे सेवानिवृत्त झालेले आणि याच्यातून काही लोक मयत झालेले आहेत। हे जवळ 250 ते 350 लोक कर्मचारी आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रातून। सरकार की तरफ से आश्वासन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारे समुदाय के लोग मंत्रिगट में नहीं हैं। वहाँ पे केवल 12 समुदाय जो 45 समुदाय है जो एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, उनमें से 12 समुदाय के लोग ही मंत्रिगट में शामिल है और वो नहीं चाहते कि 33 जमातियों को भी न्याय मिले। अगर न्याय मिल जाएगा तो उसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा। शायद ये उनको डर है क्योंकि अगर हमें वैलिडिटी मिल जाती है तो हमारे आदमी लोग नेता कॉरपोरेशन के लिए खड़ा हो जाएगा, एमएलए के लिए खड़ा हो जाएगा, अपना खासदारकी के लिए खड़ा हो जाएगा, तो शायद उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा हमारे समुदाय के साथ। ये चीज़ उनको डर है। मगर हम तो यही कह रहे हैं कि जो पिछले 40 साल से इस झंझट में नहीं रहा, आप क्यों इस प्रकार से सोच लेके संकुचित विचारधारा से चल रहे हैं। 33 जमातियों को न्याय दीजिए और जो आपने टीआरटीआई प्रस्तावित किया है, जिनको कौड़ी का नॉलेज नहीं है जात पड़तालनी जांचने का, कृपया करके उनको बर्खास्त कीजिए और हमको ओरिजिनल अपने बेस पे लाके खड़ा कीजिए। पिछले 15 दिनों से आप लोग को न्याय नहीं मिला, आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? पिछले 15 दिनों से आपके माध्यम से जो सरकार तक बातें चल रही है, जो उनको पता चल रहा है, ये आप ही की देन है कि अफरोह पिछले 15 दिन से अपना सोशल मीडिया में छाया हुआ है। मगर धीरे धीरे वो अभी इनका कॉग्निजेंस और परिणाम स्वरूप देखने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे की पूरा मंत्रिगट हमें आमंत्रित करेगा और ये जो पेंशनर लोगों की डिमांड है इसको वो पूरी तरह से न्याय करेंगे और लोकतंत्र की बात को ध्यान में रख के हिसाब किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। अफरोह की तरफ से अभी एक चेतावनी दी गई है कि हम अपने पूरे परिवार समेत ये अनशन पर बैठेंगे। हाँ सर जी, इसमें ऐसा है कि आज अफरोह साखड़ी उपोषण पे बैठ रहा है। अगर हमारे 8-10 दिन में 15 दिन में अगर ये कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया सरकार ने तो ये फैमिली प्रोग्राम उपोषण के लिए आरंभ हो जाएगा। मतलब हर आदमी जो पीड़ित है, जिसको पेंशन नहीं मिला है, वो अपनी बीवी बच्चे के साथ इस उपोषण पे अपना योगदान देगा और ये पूरे महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ पे आएंगे। FIR नोंदवल्या गेलेली नाही, कुठंही क्रिमिनल रेकॉर्ड त्या अधिकाऱ्याचा त्याच्या विभागात निर्माण झालेला नाही। असं असताना सुद्धा बरेचशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून साईडला करण्यात आलेलं आहे। बरेचशा कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती झाल्यानंतर त्यांना पगार पाणी देण्यात नाही आलेलं आहे। का देण्यात नाही आलेलं आहे? आमच्या सचिव महोदयांनी सांगितलं, कशी व्यथा आहे आमचे उपाध्यक्ष श्रीमान मिस्त्री साहेबांनी सांगितलं, अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं आणि मी पूर्ण ब्रीफ केलेला आहे। आता विषय असा आहे की अफरोह सचिवाकडनं आता मागणी केलेली आहे की आम्हाला ही टीआरटीआयच नको, कारण की त्या टीआरटीआयला संविधानिकच अधिकार नाही आहे। कुणाची जात पडताळणी तपासणे म्हणजे तुम्हाला त्यामध्ये MBBS किंवा डॉक्टरेट होणं गरजेचं आहे। जर माझा डोळा फुटलेला असेल तर मी आय स्पेशालिस्टकडे जाईल, कारण की तो MBBS आहे किंवा MD आहे। मग तुम्हाला जर समाजाची जात, भारतवर्षाची जात, आदिवासीची जात जर तपासायची असेल तर तुमच्याकडे त्या लेवलवरचा डॉक्टरेट असणं गरजेचं आहे। मग तुमच्याकडे जर डॉक्टरेट नाही आहे तर तुम्ही जात कुठल्या मापदंडाने तपासता, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे। तर कृपया करून हा मुद्दा उठवा। त्याच्यावर काही थोडं भाष्य अशासाठी करेन की शासनाने ज्या वेळेला
अधिसंख्य पदाची निर्मिती केली असे शासन निर्णय ज्या वेळेला काढले, त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना हा विशेष मुद्दा आहे. अंमलबजावणी करताना ज्या शासकीय कार्यालयामध्ये ज्याच्यावरती अत्याचार झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये त्या शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सुद्धा नीट विचार न करता केवळ त्या जातीचा आहे, त्याच्या जातीचा उल्लेख आहे, त्यांनी कोणते फायदे घेतले कोणते फायदे नाही घेतले ह्याचा कोणताही विचार न करता ज्याने जात जरी शेड्यूल ट्राईबमधली जरी असली तरी तो ओपनमध्ये लागलेला आहे आणि ओपनमध्ये लागलेला असून त्यांनी कुठलेही अनुसूचित जमातीचे फायदे घेतलेले नाहीत, अशा लोकांना सुद्धा त्या ऑफिसने अधिसंख्येची ऑर्डर दिलेली आहे आणि त्याचा काही संबंध पण नाही, ज्याच्याला हा झळ पोचायला पण नको आहे असा कर्मचारी मॅनेजमेंट सफर झालेला आहे. म्हणजे कारण नसताना शासनाने काढलेल्या GRच्या अनुषंगाने आपल्या ऑफिसमधील जे कोणी अल्पसंतुष्ट जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा अशा कर्मचाऱ्यांवरती मुद्दाम काही ना काही खोडसाळपणे कार्यवाही केली जाते आणि ती खोडसाळपणे केलेली कार्यवाही त्या कर्मचाऱ्याला आयुष्यभरासाठी किती त्रासदायक होऊ शकते हे पत्रकार बांधवांनी शासनादरबारी पाफरोच्या माध्यमातून आम्ही मांडतोय, पण तुम्ही सुद्धा आमच्या माध्यमातून शासन दरबारी हे पोचवा असं आम्हाला आवर्जून सांगायचं. मी काही असं फार मोठा लीडर नाही आहे. मी सुद्धा माझ्यावरती जो अत्याचार झालेला आहे ते मी इथं कथन करतो आहे आणि जे काही सांगतो आहे तुम्हाला ते रिॲलिटी आहे. त्याचं मी तुम्हाला इथे प्रूफसुद्धा देणार आहे. जात पडताळणी समितीला जात तपासण्याचा अधिकारच होऊ शकत नाही. माझे कारण आहे, त्यांना अधिकारच नाही आहे. मला एवढं म्हणायचं आहे, कुठल्याही मानववंशशास्त्राचा अभ्यास समितीला नाही आणि म्हणून जात तपासण्याचा ढोंगी अधिकार राज्य शासनाने बंद करावा. कारण खऱ्या आदिवासींची पूर्तता ह्यातून कत्तल होत आहे. आदिवासींचे जीवन आता संपुष्टात येत आहे. हा मला एक पहिला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. दुसरा, घटनेत 45 जमातीत अनुसूचित जमातीतील प्रवर्गात ठेवलेले असताना फक्त 12 जमातीला जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याने राजकीय लाभ त्या जमातीतील लोकांनाच मिळत आहे आणि 33 जमातीवर पूर्ण अन्याय होत आहे. ह्या 33 जमातीवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने जात पडताळणी समितीच बंद करावी अशी आफरोची मागणी आहे आणि ती शासनाला मान्य करावी लागेल. जात पडताळणी समितीकडून कर्मचाऱ्यास सुनावणीकरिता बोलवलं जातं, त्यावेळेस त्या समितीत त्या जातीचा अधिकारी असायला पाहिजे ना, पण त्या जातीचा अधिकारी त्या समितीत नसतो, हे नोट डाऊन करा. आणि त्याविषयी काही माहिती दिली असल्यास ती माहिती बरोबर आहे किंवा खोटी आहे याची शहानिशा होईल, परंतु तसे होत नाही. त्या कमिटीत दक्षता पथक ज्यावेळी त्यांच्या गावी जाऊन चौकशी करते त्यावेळी त्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा साधं सांगितल्या जात नाही. ही शोकांतिका आहे. दक्षता पथक कर्मचाऱ्याला अवगतसुद्धा करत नाही आणि हे सुद्धा चुकीच्या पद्धतीनं अहवाल स्क्रुटिनी कमिटीला सादर केला जातो. येथे सांगावे वाटते की जात पडताळणी समितीकडे उपलब्ध असलेले चालीरीती कागदपत्र मागविल्यास समिती कागदपत्र कर्मचाऱ्यास उपलब्ध करून देत नाही. केवळ तुमची चालीरीती जुळून येत नाही हा शेरा देऊन जात पडताळणी अवैध केली जाते. हा कुठला न्याय आहे? ह्या समिती ह्या बरखास्त कराव्या, ही आमची ठोस अप्रोची मागणी आहे. हम यहाँ पे लोकतंत्र में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपीलेट स्टेज, फर्स्ट अपीलेट, सेकंड अपीलेट, थर्ड अपीलेट, फोर्थ अपीलेट, फिफ्थ अपीलेट, सेवंथ अपीलेट और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय, इतने सारे अपीलेट स्टेज किसी को भी न्याय देने के लिए परिपूर्ण है. मगर महाराष्ट्र सरकार ने मधुकर राव पिचड़ और शरद पवार के समक्ष में इन्होंने 93 में ये GR निकाल दिया कि अगर किसी की जात वैधता प्रमाण पत्र अवैध हो जाती है तो उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए. 95 में जब शिवसेना की सरकार आई, वहाँ पे गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे और गोविंदराव चौधरी ये आदिवासी मंत्री थे. इन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं, ये आदिवासी
हमारे भारतवर्ष के और महाराष्ट्र वर्ष के आए, तो इनको एक प्रोटेक्शन का कायदा देके 15 जून 1995 में सेवा संरक्षण देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। मतलब जो नौकरी पे है वो एज इट इज रहेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। ये 15 जून 1995 को डिसाइडेड हुआ। और वहाँ पे ये भी एक दूसरी प्रोविज़न दी गई कि सपोज किसी एसटी कैटेगरी का जात सर्टिफिकेट अगर अवैध हो जाता है तो, या फिर अगर किसी को एसटी जात प्रमाण पत्र साबित नहीं करना है तो ऑप्शन दिया गया कि आप सभी कर्मचारी अपना कास्ट कन्वर्ट करके एसबीसी में शामिल हो सकते हैं और अपना सेवे को संरक्षण दे सकते हैं। तो ये चीज़ हुई है। और उसके बाद में 2001 का कायदा आया। बस मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा कि जो डिटेल मैंने बताई वो मूलभूत जिसको छेड़ा गया है महाराष्ट्र शासन के तरफ से, तो उसकी जो सीक्वेंसेस है ईयर वाइज वो मैं आपको दोहराने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आफ्रो के तरफ से आप सभी लोग उसको शूट करें और बिना कट किए वो प्रसारित करें। साथियों, आदिवासियों को आरक्षण संसद से प्राप्त हुआ है। 1956 में क्षेत्र बंधन जो था आदिवासियों के लिए, वो केवल मुंबई स्टेट के लिए था, महाराष्ट्र में। 1976 में दिल्ली के पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और जमाती में कुछ सुधारना करने के लिए 108 का कायदा 17 जमातियों के सर्वेक्षण के ऊपर और 183 कोट जमाती को ध्यान में रखते हुए वो संशोधन किया गया और क्षेत्र बंधन पूरे भारत से हटा दिया गया, जो 1956 में लगा था, जिसमें 183 कोट जमाती का समावेश हो चुका था। 1980 में टीआरटीआई ये एक असंवैधानिक तरीके से जात पड़तालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसको क्रिएट किया। अनुसूचित जमाती संशोधन संस्थान पुणे, जिसका नाम है टीआरटीआई। टीआरटीआई को भी दिल्ली के सांसद से मान्यता नहीं है। ये 1980 की बात हम कह रहे हैं। इस टीआरटीआई के माध्यम से 12 जमाती के जो कर्मचारी है, इन लोगों ने पूरी जुडिशियल सिस्टम को और जात पड़तालनी समिति में अपना वर्चस्व कायम करके 33 जमातियों को झूठा साबित करार दिया है। मतलब जात पड़तालनी समिति इनवैलिड कर दी गई है उनकी। और जैसा कि अभी हमने कहा था कि 76 में 183 पोट जमाती थी, तो ये 33 जमाती के जो लोग हैं वो 183 पोट जमाती उनमें इन्वॉल्व है। टोटल संसद ने 45 जनजातियों को एसटी के प्रवर्ग में डाला गया है और जिनको मूलतः संसद से आरक्षण प्राप्त है, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, जो बाबा साहब की देन है। उनमें से 33 जमातियों पर केवल अत्याचार हो रहा है और 12 पे वो लोग राज कर रहे हैं। उसके बाद में 1985 को एक सहपत्र निकाला गया। वो सहपत्र आदिवासियों की यादी में कौन कौन लोग शामिल होंगे और से नए सिरे से उसकी वो यादी थी। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ कि अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इन जातियों को भी एसटी अनुसूचित जमाती, जिनमें 45 जमातियां हैं और 183 पोट जमातियां हैं, तो एससी समुदाय को भी एसटी समुदाय में शामिल कर दिया गया। ये 1985 में ये घटना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोहराया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित किया।
1985 और 86 में एक अहवाल सादर हुआ। दाजीबा परबत पाटिल शेतकरी के नेते थे और भाई बंदरकर मच्छीमार नेता थे जो आर पाटिल के मतदार संघ के थे। इन्होंने इस अहवाल में ये बताया गया कि जो जांच पड़ताल समिति है कृपया करके वो उन्हीं लोगों की जांच पड़ताल करे जिनके खिलाफ कभी कोई किधर कोई ऑफिस में अगर किसी ने कंप्लेंट किया हो तो, और वो जांच पड़ताल केवल और केवल वही विभाग से करे जिस विभाग से वो कास्ट सर्टिफिकेट हम सबको प्राप्त हुई है, जिसका नाम है महसूल विभाग। ये प्रस्ताव पारित हुआ 1986 में। साथियों, 1986 में जब प्रस्ताव पारित होता है कि आपको अगर जांच पड़ताल करना ही है वो भी किसी के कंप्लेंट के ऊपर, तो कंप्लेंट का बेस ध्यान में रखकर आपको इशूइंग अथॉरिटी के पास जाके उसको वेरीफाई करने का है। ये GR 86 में निकला है। उसके बाद में 93 में गोवारी हत्याकांड हुआ। तभी तथाकथित हमारे शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। 120 लोगों की जानें चले गई उन आदिवासियों की। तो वहाँ पे वो लोग ST कैटेगरी में अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनका वो आंदोलन था। मगर उस आंदोलन को अस्वीकार किया गया और वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग में चेंगरा चेंगरी में 120 गोवारियों की हत्या हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में उन लोगों को ST में डालने का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, मतलब उनको ST का दर्जा दे दिया गया।